हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी सिलियांग आइसलैंड का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैंगरेन को पता चल जाता है कि उनके बेसमेंट में जाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि शाओचन ही था। यहाँ पर शाओजी की भी नजर अचानक से लिंगशी की बुक पर पड़ गई, जो कि और किसी की नहीं बल्कि शाओजी की ही थी। इसी बात को डिस्कस करने के लिए उन्होंने तुली को भी शू मेंशन बुला लिया। अब आगे तुली का पीछा करते हुए यहाँ पर शाओचन भी पहुँच गया। तुली के सामने लिंगशी ने वही जेट पेंडेंट रख दिया जो कि तुली ने बहुत मुश्किलात के साथ हासिल किया था, लेकिन उसने शाओजी की जान बचाने के लिए इसे लिंगशी के फादर को दे दिया था। ये देखकर शाओचन तुली से कहने लगा कि जल्दी से इसे ले लो क्योंकि लिंगशी ने इसे बहुत मुश्किल के साथ चुराया है। ये सुनने के बाद लिंगशी तो फौरन से बोली, मैंने नहीं चुराया इसे, बल्कि इसे तो मुझे फादर ने दिया था। शाओजी भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मिस लिंगशी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लिंगशी अब मजीद बताते हुए कहती है कि उस दिन फादर को मजबूरी में तुमसे ये लेना पड़ा। अब वक्त आ चुका कि मैं तुम्हें इसे वापस कर दूं। हमारी तुली तो बहुत नेक दिल और सीधी सादी है। इसीलिए वो लिंगशी को जवाब देते हुए कहने लगी कि आखिर मैं इसे वापस कैसे ले सकती हूँ, जबकि मैंने शाओजी और उसके लोगों की जान बचाने के लिए इसे मास्टर को दे दिया था। जिस पर लिंगशी उसे कहती है कि शाओजी ने हमारे लोगों की जान बचाई, उसका एहसान तो हमें वैसे भी चुकाना ही था, सो इस जेट पेंडेंट की अब कोई जरूरत नहीं। वैसे भी ये जेट पैनल तो सिर्फ एक बहाना था तुम्हें यहाँ पर बुलाने का। असल में हम तो तुमसे कुछ और बात करना चाहते हैं। मिस लिंगशी की ये बात सुनते साथ ही शाओचन कहता है, तुली, मुझे लगता है कि मैं बचपन में इस जगह पर आ चुका हूँ। ये सुनते साथ ही तुली और शाओचन तो दोनों ही हैरान हो चुके। शाओजी ने ये कहते साथ ही तुली की तरफ वही बुक आगे बढ़ा दी। अब वो तुली से कहता है कि ये बुक मेरी है, लेकिन ये मिस लिंगशी के पास थी। जब मैं 8 साल का था तो मैं अपने कजन्स के साथ मिसिंग हो गया। अपने फादर से इस बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि कोई मिस्टीरियस बंदा मुझे वापस छोड़कर गया था। जिस पर तुली उसे सवाल करते हुए कहने लगी, फिर उस सारे टाइम तुम कहाँ पर थे? शाओचन अब उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि इस बारे में मुझे और मेरे कजन्स को कुछ याद नहीं, लेकिन आज सुबह ये बुक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मिसिंग होने के बाद मैं सिलियांग आइसलैंड पर ही आया था। तुली अब उसे सवाल करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बुक्स तुम्हारी ही थी? जिस पर शाओचन उसे कहने लगा कि मुझे 100% यकीन है कि ये बुक मेरी ही है, क्योंकि जब मैं अपने कजन्स के साथ खेल रहा था तो ये बुक मुझसे फट गई। तुली शाओजी की ये श्योरिटी देखने के बाद उसे कहने लगी, वो पर्सन जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, क्या वो मेरे फादर थे? लेकिन शाओजी को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं। वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ ये बुक्स ही याद हैं। ये सुनते हुए तुली भी अपने मन में कह रही थी कि मुझे लगता है कि जैसे इस मामले का मेरे फादर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मिस लिंगशी भी अब शाओजी से सवाल करते हुए कहती है, आखिर तुम सिलियांग आइसलैंड के अंदर और बाहर किस तरह गए? शाओजी ने सवाल का जवाब देने से पहले अपने आसपास देखना शुरू कर दिया ताकि उसकी ये बात कोई सुन ना ले। अब शाओजी बताता है कि मैं यहाँ पर एक ब्रेसलेट की मदद से आया था। मुझे ये बात अभी तक मालूम नहीं कि आखिर उस ब्रेसलेट को किस तरह यूज किया जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर आ गया। तुली इनसे कहने लगी कि मेरे ख्याल से शाओजी तुम भी उस दिन वहीं पर मौजूद थे जब वो अरे बनी। जो सुनकर शाओजी उसे कहता है कि वही अरे जिसे तबाही हुई थी। तुली कहती है कि हाँ वही अरे, मैं और मिस लिंगशी भी उसी दिन उसी फॉर्मेशन के पास थे। मैंने वहाँ बहुत सारे बच्चों को अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इसमें सिलियांग आइसलैंड के बाहर के लोग भी हैं। लिंगशी भी अब कहने लगी कि मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि लास्ट टाइम मैं बेड पर गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मेरे मॉम डैड थे। मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैंने उस दिन इस बुक को बहुत टाइटली अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मुझे इस बात की कोई खबर नहीं कि आखिर ये बुक मेरे पास कहाँ से आई। जिस पर तुली कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो हमें शाओजी की मेमोरी से बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। शाओजी अब उससे कहता है कि मैं जितना भी जोर खुद के दिमाग पर डाल लूं, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आता। मिस लिंगशी यहाँ पर शाओजी से कहती है कि तुम इस बारे में फिक्र ही मत करो, मुझे मेमोरी रिकवर टेक्निक थोड़ी बहुत आती है। शाओजी, क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो? ये सुनकर तो शाओजी फौरन से मिस लिंगशी के पास आते हुए कहने लगा, मैं तो सिर्फ आप पर ही यकीन करता हूँ। जिस पर लिंगशी शाओजी से सवाल करते हुए कहती है, क्या मतलब? शाओजी भी अब उसे क्या ही जवाब देता, इसलिए वो उसे कहने लगा, कुछ नहीं। तुली तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मिस लिंगशी ने ना सिर्फ उसका सीक्रेट रखा बल्कि उनकी हेल्प भी कर रही हैं। इसके बाद तुली मिस लिंगशी से कहने लगी, सबसे पहले तो हमें किंतियान टेम्पल जाना पड़ेगा जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो तो फॉरबिडन एरिया है, वहाँ पर तो बैरियर के साथ साथ गार्ड भी हमेशा मौजूद रहते हैं। आखिर हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? जिस पर लिंगशी उसे कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी काफी लेट हो गया, मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद मिस लिंगशी वहाँ से रवाना हो गई। शाओचो भी इन सब की बातें सुन
सुनकर अपने मन में कह रहा था, अगर शाओजी की मेमोरीज वापस आ गई तो इससे मेरा काफी फायदा हो जाएगा। शाओचन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर उस अजीब सी शैडो पर पड़ गई जिसने आज भी शाओचन पर नजर रखी हुई थी, जिस वजह से शाओचन उसके पीछे जाने लगा। शाओचन को यहाँ पर चेंग शुआन ने भी देख लिया था। थोड़ी दूर आने के बाद शाओचन की नजरों से वो अजीब सी शैडो गायब हो चुकी क्योंकि इसकी स्पीड काफी तेज थी। शाओचन अपने आसपास नजर घुमाने के बाद कहता है, ये तो चैंग फैमिली का फॉरेस्ट है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही शाओचन अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर चेंग शुआन भी पहुँच गया, जो कि शाओचन से कहता है कि आखिर तुम बार बार हमारे चैंग मेंशन में क्या लेने आते हो। जिस पर शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे यहीं करीब में काम था जिसके लिए मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही शाओचन यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन चेंग शुआन भी उसे कहाँ ही जाने देने वाला था। वो अपनी थ्रेड लेजर लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को रोक लेता है। शाओचन यहाँ पर उसके सारे अटैक से बचने के बाद उससे कह रहा था, क्या चैंग फैमिली का लोगों को वेलकम करने का अंदाज ये है? चेंग शुआन भी कहाँ ही कम था, वो भी जवाब देते हुए कहता है, हमने बस अपनी मिस्टेक से सीखा है। 10 साल पहले कुछ अनजान लोग हमारे सिलियांग आइसलैंड पर आ गए थे जिनका हमने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, लेकिन उस पर्सन के इरादे अच्छे नहीं थे और वो सिलियांग आइसलैंड पर एक डिजास्टर को ले आया। तब से लेकर अब तक हम बहुत ही केयरफुल हो चुके, ये जानने में कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शाओचन को काफी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चेंग शुआन की तरफ बढ़ने लग गया। ये चेंग शुआन ने दोबारा से अपनी थ्रेड लेजर लाइटनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओचन के चारों तरफ एक प्रिज्म को बना दिया। अब वो उस प्रिज्म को छोटा करते करते शाओचन को उसके अंदर ही मारना चाहता था। वो प्रिज्म छोटा होते होते अचानक से ब्लास्ट हो गया। चेंग शुआन को तो लग रहा था कि उसने शाओचन को मार दिया, लेकिन शाओचन तो उसके पीछे ही खड़ा। अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चेंग शुआन पर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने शाओचन पर स्लैश अटैक लगाते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एल्डर चैंग है। साथ ही साथ यहाँ पर चेंग शुआन का छोटा भाई चैंग वई भी था। चैंग वई अपने भाई से सवाल करते हुए कहने लगा कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर चेंग शुआन उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैंग वई को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो शाओचन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की? क्या तुम्हारी जिंदा रहने की चाह खत्म हो गई है? ये तो सारी फैमिली ही एक जैसी। यहाँ पर एल्डर हैंक भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। वो शाओचन से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि हम सारे मर चुके, जो तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा? ये कहते साथ ही एल्डर चैंग अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। इन दोनों के दरमियान ही बहुत कमाल फाइट हो रही थी। शाओचन की स्पीड का मुकाबला तो एल्डर चैंग कभी नहीं कर सकता, इसलिए उसने तेजी से मूव करते हुए एल्डर चैंग के मुंह पर एक कट लगा दिया, जिससे तो एल्डर चैंग बहुत भड़क चुके और वो गुस्से से शाओचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा हो गया, क्योंकि शाओचन ने एल्डर चैंग की तलवार को दूर फेंक दिया। एल्डर चैंग अपने हत्थे हो चुके थे, जिस वजह से शाओचन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एल्डर चैंग को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, एल्डर चैंग ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। इसके बाद एल्डर चैंग ने अपना सबसे डेडलीस्ट मूव इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक फायर स्पिरिचुअल टाइगर बाहर आ गया और वो टाइगर सीधा यहाँ पर शाओचन की तरफ बढ़ने लगा, जिसे अपनी तरफ आता देख शाओचन ने अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया, लेकिन ये शील्ड बैरियर उस टाइगर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया और ब्रेक हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे शाओचन मरने ही वाला है। अचानक से उसके गले के नेकलेस के अंदर से क्रिस्टल लेडी बाहर आ गई, जिसने तो अपने हाथ से ही उस फायर स्पिरिचुअल ड्रैगन को पकड़ लिया। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद वो सीधा एल्डर फैंग की शील्ड को ब्रेक करने के लिए पहुंच गई। तभी शाओचन अपने स्पिरिचुअल स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर उसी क्रिस्टल लेडी ने शाओचन को अपनी बाहों के अंदर लिया हुआ था, जिसे देखते हुए शाओचन कह रहा था कि आखिर ये क्या चीज है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर दोबारा से शाओचन के लॉकेट में चली गई। शाओचन को तो खुद भी मालूम नहीं था कि उसके पास ये नेकलेस कहाँ से आया। तभी हम वहाँ पर एल्डर फैंग को देखते हैं, जो कि टेलीपैथी की मदद से शाओचन से बात कर रही थी। वो शाओचन से कहती है कि आज तो तुमने सिलियांग आइसलैंड को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। शाओचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि आखिर आपके इस बात का क्या मतलब था और ये क्रिस्टल लेडी कौन थी, जिस पर एल्डर फैंग उसे बताती है कि इसे कहते हैं डरमाकिया ऑफ द गॉड्स। जब भी तुम लाइफ और डेथ की सिचुएशन में होगे तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ फैंग मियान उसे बताती है कि यिनलिंग एक एंशिएंट स्टोन था और जाहिर सी बात है कि प्रोटोस उसके दुश्मन हैं और तुम्हारे इस स्टोन के इस्तेमाल की वजह से स्पेस में वाइब्रेशंस शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा सिलियांग आइसलैंड भी डूब जाएगा। इसके बाद शाओचन वापस से अपनी कॉन्शियसनेस में आ गया। एल्डर चैंग की तो हालत यहाँ पर खराब हो चुकी। उसके दोनों ग्रैंडसन्स उसके पास आते हुए पूछने लगे,
ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? लेकिन एल्डर चैंग उनकी बात का कोई जवाब ना देते हुए गुस्से से खड़ा होकर शाओचन को ही देखने लग गया। तभी वहाँ पर एंट्री हो गई चैंग रैन की, जो कि इन दोनों के दरमियान आकर खड़ा होते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये सब चैंग शुआन की बेवकूफी की वजह से हुआ। इस वजह से हम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। अपने फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद चैंग शुआन ने भी इन दोनों से ही माफी मांग ली। एल्डर चैंग तो अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर्स कैसे हैं? हम लोगों का इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। शाओचन भी अब यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि एल्डर चैंग मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई हो। लेकिन एल्डर चैंग तो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कहते साथ ही एल्डर चैंग अपने दोनों पोतों के साथ वहाँ से चला गया। अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओचन अब अपने घर पहुँच चुका था। शाओचन उसी लॉकेट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसके बारे में तो सिर्फ लाइब्रेरी पवेलियन में चंद ही डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा है, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि गॉड्स हमसे अलग किसी दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह होते हैं। लेकिन ऐसी चीज जो कि गॉड क्लैन के लोगों के साथ होती है वो आखिर मेरे साथ कैसे हुई? एल्डर फैंग उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बारे में पता लगाऊंगी, लेकिन जो कुछ मैं जानती हूँ वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। डरमाकिया बहुत ही जरूरी है गॉड्स की लाइफ और डेथ के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में जीने के लिए गॉड्स का ये एक वाहिद रास्ता था। जैसा कि इमोर्टल बोन एक जरिया है इमोर्टल के हेवन में जीने का, और इसी तरह से है ये डरमाकिया जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन डरमाकिया की बॉडी और तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टोन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, यानी कि ये डरमाकिया तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स का था जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने तुम्हें दे दिया। जो सब सुनने के बाद शाओचन कहता है कि यानी कि मेरे पेरेंट्स गॉड्स थे, लेकिन फिर वो सिलियांग आइसलैंड पर कैसे आए? एल्डर फैंग अब उससे कहती है कि डरमाकिया तो डिवाइन रेलम में रहते हैं, जबकि डिवाइन स्टोन को अकेले ही मॉर्टल वर्ल्ड में भेजा जाता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में आने वाली सारी की सारी परेशानियों को झेल सके, और इसे कहा जाता था एक्सपीरियंसिंग ट्राइब्यूशन। लेकिन इसका कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा जिस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स अपनी डर्मा बॉडीज को भी इस मॉर्टल वर्ल्ड में साथ ले आए। शाओचन अब एल्डर फैंग से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर क्या रीजन हो सकता है? एल्डर फैंग उसे कहती है कि इस बारे में मुझे क्या पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से प्रेजेंट में आ गया जहाँ पर शाओचन अभी भी उसी नेकलेस को देख रहा था। वो उसे देखते हुए कह रहा था कि मॉम डैड आप मुझे आज तक इस तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस डरमाकिया ने आपको क्यों नहीं बचाया? उस दिन क्या हुआ था? शाओचन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर उसी फायर गिनोडर्मा पर पड़ गई जो कि चैंग रैन ने उसे दिया था। जैसे ही शाओचन ने उसे उठाने के लिए पकड़ा उसके अंदर से स्मोक निकलकर बाहर आ गई, जिसके साथ हवा में लिखा गया आज से 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सारा का सारा हाथ एल्डर चैंग का था। उसे पढ़ने के बाद शाओचन तो हैरान ही हो गया। वो अपने मन में कह रहा था कि क्या ये सच है? आखिर इन सब के बारे में चैंग रैन ने मुझे क्यों बताया? शाओचन अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से वो स्मोक शाओचन की बॉडी में चली गई, जिससे शाओचन को युनतेन ग्रास का पता चल चुका। युनतेन ग्रास को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद शाओचन कहता है कि आखिर चैंग रैन को कैसे पता चला कि मैं युनतेन ग्रास को ढूंढ रहा हूँ। तभी वहाँ पर शाओचन का लिटिल वरियन भी आ गया जो कि शाओचन से कहता है क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? क्या वो हमारे इस सच को सबको बता देगा या फिर ये एक ट्रैप है जो कि चैंग फैमिली ने तुम्हें पकड़ने के लिए लगाया है? बड़ा वाला शाओचन अब खुद से ही बात करते हुए कहने लगा कि हमें उस पर बिलीव करना चाहिए, तुम इस बारे में वापस से सोचो। जिस पर लिटिल शाओचन उसे जवाब देते हुए कहता है इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए हमेशा रिस्क भी बड़ा होता है। तुमने उस दिन भी मेरी बात मानी थी जब मैंने तुमसे कहा था कि जाकर सी मॉन्स्टर के साथ फाइट करो। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? नहीं ना। ओल्डर शाओचन अब उसे कहता है कि अब हमें और ज्यादा मोहतात रहना होगा, हम वैसी हरकत दोबारा नहीं कर सकते। जिस पर लिटिल शाओचन कहता है कि आखिर तुम डर किस चीज से रहे हो? हम इसी अपॉर्चुनिटी का तो कब से इंतजार कर रहे थे और अब तुम अपने कदम पीछे हटा रहे हो। तुम्हें युनतेन ग्रास को लेने के लिए जरूर ही जाना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है और उस फॉर्मेशन के पीछे किस किस का हाथ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।